ये यूनान के खूबसूरत शहर एथेंस की एक खूबसूरत सुबह थी, जहाँ वो बेड पर मुंह के बल पड़ी थी और साथ ही 4 माह का बेटा उसकी तरह ही साथ मुंह के बल पड़ा मज़े की नींद ले रहा था, क्योंकि सारी रात तो अपनी माँ का सर खाना था। इस सुबह का ही वक्त होता था जहाँ उसे नींद आती थी। खिड़कियों से पर्दे उड़ने लगे थे, मध्यम सी हवा रूम में दाखिल होती कनक पैदा कर चुकी थी। आप भी मेरे रूम में दाखिल होती उन्हें झुंझोड़ती हुई खिड़कियां बंद कर दी, पास पड़े बेबी पर छोटा सा ब्लैंकेट ठीक किया, पर हमेशा की तरह वो टांग मार के अपनी पीठ से हटा चुका था। बगैर लम्हे लिए मुंह बेड में छुपाए, पीठ ऊपर को उठाए सो रहा था। फेरी उसके अंदाज को देखती हंस पड़ी। इतना कहीं का। उसकी भूरी आंखें, भूरे बाल, सूट सफ़ेद मेरी जैसी रंगत उसे एक जिन की शक्ल दे रही थी। फेरी तो इस छोटे से फितने की चीखों से पनाह मांगती थी। जब उसे एहसास होता कि 2-3 चीखों पर मामा पास से ही उसकी आवाज़ आसमानों को छूती थी कि लोग पास वाले फ्लैट से डिस्टर्ब हो जाते थे। वो काफ़ी होशियार था। कहा जाता चालाक बच्चा तो गलत ना था। सेकंड्स में समझ आता था कि मामा भी पास से ही हैं, इसलिए उसे गला फाड़कर चीखते ज़बरदस्ती पास बुलाना पड़ता था। और जब हुरूलैन उससे गोद में उठाती थी, तब वो फ़ख्र से मुस्कुराता, अपनी मामा के चेहरे को देखकर सुकून से सो जाता था। ये अलग बात थी, रात को खुद नहीं सोता, ना ही अपनी माँ को सोने देता था। अभी से ही उसे महज 4 माह का होने पर अपना एटीट्यूड बना लिया था। मेसी तो सदके लेती थी कि वो बिल्कुल अपनी नानी पर गया है, एक आने का फ़र्क नहीं। अलबत्ता फेरी और हुरूलैन की नाक में दम किया हुआ था। आप भी उठिए ना। फेरी वापस उसके पास आई और उनके बालों को चेहरे से हटाकर आंखों पर बंधी सफ़ेद पट्टी को देखा, जो उन्होंने आंखों के इलाज के बाद किसी को न देखते फ़ौरन बांधी थी कि ये आंखें देखेंगी तो सिर्फ उसे, वरना किसी को नहीं। वो इंतज़ार में थी कि कब वो आएगा और उसे देखेगी। मेसी उसे किडनैप करवाकर साल पहले यहाँ लेकर आई थी, बल्कि उसके साथ रोमियो भी था, जो उसके बेबी बोर्न और आंखों के इलाज के बाद अभी स्पेन चला गया था। आप भी? मेरी सिच होती तेज आवाज़ से बोली। हुँ, जाग रही हूँ गुड़िया। उसे सर हिलाया और करवट अपने फितने की तरफ ली। पास पड़े फित्ते ने मानो उस आवाज़ पर एक आँख खोली और रूम में घुमाई। जल्दी उसे अपनी माँ के पास खड़ी चुड़ैल नज़र आ गई, जो उसे हमेशा कब्ज़े में किए रखती थी। उसे गुस्सा था उस पर, दिल करता मुँह नोच ले उसका, पर वो 4 माह का होकर क्या कर सकता था उस आफ़त का? अलबत्ता घूर तो सकता था, पर उससे घूरने पर पता नहीं क्यों उन्हें उस पर प्यार आ जाता। ये फटाफट चुम्मियाँ देकर उसका बीपी हाई करती चिमट जाती थी चुड़ैलों की तरह। और एक थी उसकी मामा, जिससे कभी आंखों से पट्टी हटाकर उसे देखना गवारा नहीं किया था। दिल करता था अभी हाथ बढ़ाकर आंखों से पट्टी हटा ले कि मामा उसे देखे, पर वो सुनती कहाँ थी उसकी बेचैनी। पर ये भी सोच लिया था कि अगर उसे नहीं देख रही उसकी जगह पहले किसी और को देखा तो उस इंसान का अच्छा नहीं होगा मुस्तकबिल, क्योंकि फितना हमेशा छोटा नहीं रहेगा। ये दिन 4 माह के बच्चे की सोच और विचार अभी बोलने के लिए मामा की ट्राई कर रहा था, पर उसकी फीलिंग्स इंतहाई खतरनाक थी कि बड़ा होकर पहले तो उसके करीब वाली चुड़ैल को हटाएगा, जो उसकी मामा को पास आने नहीं देती। अलबत्ता उसकी नानी, हाय, उसे देखकर तो उसके दिल पर बर्फ़ के फव्वारे पड़ते थे, जो उसे ज़्यादा वक्त उसकी माँ के पास छोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। बस वो चाहता था उसके और उसकी माँ के बीच कोई ना आए। अभी से 4 माह का होकर काफ़ी पोसेसिव था और अपनी माँ के प्यार में किसी को हिस्सेदार नहीं कर सकता था। उसकी मामा सिर्फ उसकी थी। वो तो सोच रहा था ज़रा सा पाँव पर खड़ा हो जाए, पहले तो इन दोनों औरतों को उसकी माँ से हटाएगा परे, और फिर सिर्फ अपनी माँ से अपने लाड उठवाएगा। इस वक्त उसे जितना गुस्सा, जितने खतरनाक जज्बात आ रहे थे, उससे उम्मीद थी बड़ा होकर उन्हें रास्ते से हटाना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। आप ही, आपका नाश्ता ठंडा हो जाएगा, मामा कह कर गई हैं, या आकर खा ले वरना अच्छा नहीं होगा। उसे चाहते हुए धमकी देनी लाज़मी समझी, जिस पर फितने ने घूर कर उसके पुश को देखा। दिल किया पास वाला मेज़ उठाकर उसे मारे और सर फाड़ दे उसका, जो उसकी माँ को धमकियाँ दे रही थी। वह हाय रे किस्मत, वही रोना, वो भी 4 माह का था। आ रही हूँ। गुरुलैन ने उससे ब्लैंकेट हटाया, जो फितने ने गौर से देखा और उसके इरादे समझकर अपनी छोटी सी टांग उठाकर उसके ऊपर रखनी चाहिए, पर सिरक सी गई। उसको गुस्सा आया अपनी टांग पर। दिल किया काट दे, किस काम की थी उसके लिए। तुम जाग रहे हो? गुरुलैन अपने बाजू पर उसके छोटे से हाथों का लम्स महसूस करती, उसकी आंखों पर हाथ फेरा जो खुली हुई थी। वो खिलखिलाया,
कामयाब जो हो गया था, उसकी खिलखिलाहट सुनकर तो हुरुलैन भी मुस्कुरा दी। तुम्हें सोना है बेबी, जल्दी सो जाओ। शाबाश मेरा बाला शहजादा, सो जाओ बेबी। वो उसकी छोटी सी मुट्ठियों से बाल निकालने की कोशिश करती उठने लगी थी, पर वो बिल्कुल चिमट गया था उससे। ये हुरुलैन भूखला गई। फितने, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? वो लेटकर उसके छोटे छोटे हाथों से अपने बाल छुड़वा रही थी, पर वो उल्टा रोता हुआ उसमें सिमट गया। अले, अले मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे शहजादे? वो बौखलाकर फौरन उसे खुद में समेट कर सीधे लेट गई और उसे सीने पर लिटा दिया, जिससे उस फितने के मुंह पर मुस्कुराहट छा गई और उसे सिसकते हुए चेहरा उसके गर्दन में छुपा दिया। और उलैन हंसी हुई उसके छोटे से रुई जैसे वजूद को सीने से लगाकर समेट गई खुद में। मुझे पता था अभी ये फितना आपको नहीं छोड़ेगा। कोई समझे ना समझे, मैं जान गई हूँ इससे बहुत बड़ी आफत है। ये इतना तेज है माशाल्लाह, एक बार आलम आ गया ना, फिर देखिएगा बेड के नीचे पड़ा होगा। फिर ये हंसी हुई बोली, अल्लाह जी, मेरे शहजादे को आफत ना बोलो, ये तो मेरा फितना है, मासूम सा। फून ने मुंह बनाते कहा और उसके छोटे छोटे रुखसार मोहब्बत से चूमने लगी थी, जिस पर वो ऊँ करता सुकून हासिल कर रहा था, जबकि उसकी एक आंख फेरी पर थी, जो भी वहीं खड़ी उसे जहर लग रही थी। अच्छा नहीं बोलती, आप प्लीज़ नाश्ता कर लीजिएगा। वो टेबल पर रखकर वहाँ से चली गई। उसे सिर्फ अब अपने बाप का इंतज़ार था। जानती थी जिस तरह उसकी माँ उसे किडनैप करके आई थी, छोड़ेगा तो उसका बाप भी नहीं उन्हें। अब पता नहीं क्या होगा, बस नतीजे के इंतज़ार में थी। वैसे उसे बहुत याद आती थी अपने बाप की, कि कई कई दिन मायूस रहती थी पर अपनी माँ से शिकायत नहीं करती थी। शुरू में तो रोई थी बहुत अपने पापा के लिए, पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ की सोच संभल गई कि वो सिर्फ हुरुलैन को खुश रखना चाहती हैं। और वो अपनी मामा को, मुस्कान जॉब पर गई थी, एक शॉप पर जॉब करती थी जो उससे और रोमियो ने मिलकर ओपन किया था। वो तो चला गया पर मुस्कान ने उससे वो ले लिया, जबकि हुरुलैन घर में होती थी फेरी के साथ। वो शॉपिंग के लिए भी खुद जाती थी। वो उठी तो साथ उसके गर्दन में वो भी नन्हा सा रुई जैसा वजूद चिमटा हुआ था। हुरुलैन मुस्कुराती अटैच वॉशरूम में दाखिल हुई। ब्रश करती हुई मुसलसल मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग के पर्दों पर वो हसीन लम्हे गुजर रहे थे जब उसका शहजादा उसे ब्रश करवाता था अपने हजार में लेकर। तुम्हें मालूम है फितने, तुम्हारे बाबा तुमसे ज़्यादा पोसेसिव हैं। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। वो हंसी हुई सोचती मुंह तोली से साफ करके बाहर आई और बेड पर बैठकर टेबल से नाश्ता उठाकर करने लगी, जबकि वो अभी तक उसके गले में चिमटा हुआ था। उससे मालूम था मुस्कान सारे काम करके गई होगी, अब उससे बस सब्जी लानी थी रोज़ की तरह। सर, चाय लाऊं? मुलाजमा उसे सोफे की पुश पर सर टिकाए माथा दबाते देखती हुई बोली। नहीं। बुरहान ने आंखें खोलकर देखा और मदर मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाया। ऐसा करो, सर दर्द की टेबलेट ला दो। वो कुछ सोच कर बोला। वो फौरन सर हिलाकर चली गई और कुछ ही देर में टैबलेट पानी का गिलास ला दिया, जिस पर शुक्रिया कहते बुरहान ने सर थाम लिया। टैबलेट खाने के कुछ देर बाद वो कुछ सही हुआ तो फाइल उठाकर गोद में रखते फिर से काम करने लगा। तभी मोबाइल पर उससे कॉल आई। उससे उठाकर देखा तो दोस्त की थी। कुछ देर में हेलो हाय कहने के बाद उससे शिकवे सुनता हुआ मुस्कुराया। उसका ट्रांसफ़र वापस कराची हुआ था, पर उसका घर सुनसान था। अलिफ ने अलग से फ्लैट ले लिया था, जिसमें वो नूरुलैन के साथ रहता था, जबकि खुद इस घर को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी इतने बड़े घर में खुद मुलाजमों की मौजूदगी में पड़ा रहता था। वापस कराची आने पर उसके दोस्त छोटी सी पार्टी देना चाहते थे खुशी में, पर वो रजामंद नहीं था। शोरूखुल्ला तो उसे पहले ही पसंद नहीं था, काफ़ी संजीदा बंदा था, पर उसकी फेरी ने आकर उसकी दुनिया में खिलखिलाहटें भरी थीं, पर ज़्यादा देर तक नहीं। उसे वापस से अकेला किए चली गई थी कि अब उसका दिल कर रहा था वो मेसी हाथ चढ़ जाए ताकि उसका गला अपने हाथों से काटे। धोखेबाज औरत, उससे कितना इंतज़ार किया मैसेज का पूरी रात, बार बार मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा, पर उसका झूठ जल्दी ही मालूम पड़ा जब कुछ ही दिन में मालूम हुआ मेसी हुरुलैन और फेरी के साथ फरार हो चुकी है। उसे तो यकीन नहीं आया, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ भाग आया और सोचा था कि मजाक होगा, पर नहीं, एक कयामत सच में उसके इंतज़ार में थी। और आज दश्ते तन्हाई उससे काट कर खाती थी। ये वाकई वो सालिम लड़की थी जिसे एक बार चोट दी जाए तो वो नासूर देती है। उससे मोबाइल ऑफ करके रखना चाहा कि तभी नजरें उसकी वॉल पिक्चर पर गई। सामने ही
वो सीने पर फेरी को लिटाए गहरी नींद में थी। उसे याद था ये तस्वीर सुबह ड्यूटी से लौटते वक्त उससे खींची थी। वो छुपा कर सेव कर ली थी, पर उसे नहीं मालूम था यूं उसकी तन्हाई का हाथ साथी बनेगी। उसने दोनों की तस्वीर पर लब रखी और मुस्कुराते हुए वापस मोबाइल रखते लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। इरादे उसके अच्छे नहीं थे। मेस्सी के लिए बस उसकी टीम थी, उसके पीछे एक बार ज़रा मालूम पड़ जाए कि कहाँ है वो, फिर वो जो हिसाब लेगा उससे मेस्सी नहीं मिस्सी के होश ठिकाने आ जाएंगे। सोचकर मुस्कुराते हुए उसे सर झटका। अभी तो सिर्फ आलम का इंतज़ार था, वो आ जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाता। उसे ये भी डर था कि वो बंदा क्या हाल करेगा उसकी मेस्सी का, जब मालूम पड़ेगा कि उससे किडनैप किया है उसकी बीवी को। वो कोट लाउंज में सोफे पर फेंकता हुआ आसीन फोल्ड करता सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जहाँ नूरुलैन का रूम था। उसकी नज़रों के सामने सिर्फ उसकी हील घूम रही थी, जो एक पोनी को बदल गई थी। हालांकि उस हुलिये ने उसका गर्मी से बुरा हाल किया हुआ था। वो जल्द अपने रूम में जाना चाहता था, पर पहले उसे अपना काम करना था। हाथ बढ़ाकर उसे दरवाज़ा धकेला जो शुल्क खुलता चला गया, और कदम अंदर रखे जहाँ नजरें शूज रैक ढूंढने लगी थी। वहीं ठाही आवाज पर नूरुलैन फुकलाकर उठ बैठी। "क- दाद।" वो कौन पूछने वाली थी, पर सामने खड़े वजूद को देखते उसकी सांसें सीने में अटक गई। "आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" उससे हैरान होते उसे देखा और फिर घड़ी को, जहाँ रात के 2 बज रहे थे, और इस वक्त उसका यूं अंदर रूम में आना सांसें ले रहा था। वो धूप निकलती उसकी सुर्ख आंखें देखकर खौफसदा सी हो गई थी। दूध बगैर उस पर ध्यान दिए शूज रैक में रखे सारी हील्स को खूंखार होकर देखने लगा था। और दूसरे ही लम्हे वो आगे बढ़ता नूर को उलझा खौफसदा छोड़कर सारी हील्स उठाकर खिड़की से बाहर दूसरी तरफ सड़क पे फेंक कर दी। ये क्या किया आपने? ये मेरी हील्स है, आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको?" वो हौस भागती खिड़की के पास आई। दाऊद ने सारी हील्स खिड़की के बाहर फेंक दी, खिड़की बंद कर दी, और जब मुड़ा ही था कि सीधा नजरें उसके सरापे पर गई। पिंक नाइटी में खुले स्याह बिखरे बाल, कच्ची नींद की वजह से स्याह बड़ी बड़ी आंखों में बायक वक्त गुस्सा, खौफ, हरासा, उलझे तासुरात और सुर्ख डोरे पड़े हुए थे। दुपट्टे की बोझ से आजाद सरापा तो वह शिकन था। उसकी नसें थम सी गईं उस पर। क्या? नूर को साके देखते उसे सर्द लहजे में पूछा, ये आपने क्या किया?" वह हरासा नम आंखों से उसे देखने लगी। क्या किया है? अबरूज खाकर उससे पूछा, और कदम उसकी तरफ उठाते उसके लरसते लबों को देखा, और वहां से नजरें होती उसकी गर्दन पर आई और वहां से सिरकती गई। ये मेरी हील्स क्यों बाहर फेंकी थी आपने? अब मैंने क्या किया?" वो आंखें मसल कर बोली, जाने क्यों रोना सा आ रहा था। पहली बार शायद वो उससे बोल रहा था, या वो जिस कदर सर्द होकर बोल रहा था उससे। क्या किया है? उसके फिर उसी सवाल पर नूर ने नजर खिड़की से हटाकर उसकी तरफ देखा, और उसकी आंखों के तासुरात देखते उसकी सांसें तो खुश्क हो गई, बल्कि धड़कनें भी साकित पड़ गई। उस सफ़ेद होती रंगत के साथ मन भर का कदम बढ़ती पीछे हुई। अलीफ ने फिर से कदम उसकी तरफ उठाए कि वो फुकलाकर वहां से भागने लगी ही थी कि मजबूत हाथ ने जकड़कर उसे वहीं वापस खड़ा किया था। जाओ यहाँ से, आपका तो काम हो गया।" आंसू टूटकर उसके रुखसार पर फिसला। अगर ना जाऊं तो? सिगरेट का गहरा कश भरते उससे धुआं सीधा उसके मुंह पर फेंका। वो बौखलाकर पूरी तरह खांस से अपना बचाव भी इस अवतार से नहीं कर पाई थी। "मैं चीखूंगी," वो रोती हुई बोली। जी हो। वो लापरवाह होता बोला, और मायने हेजी से उसके सुख चेहरे को देखता मुतबस्सिम सा मुस्कुराया। करीब आओ। उसे सर्द लहजे में तो माना अंदाज में कहा। वो उसे देखती धूप निकलती दरवाजे को देखने लगी। जाओ, पहले दरवाजा बंद कराओ। सिगरेट को बूट से मसलते वो उसके पास से गुजरता हुआ बेड पर बैठा, और दूसरे ही लम्हे नूरुलैन की फैली आंखों के सामने अपने चूड़े तवाना वसी सीने से शर्ट को अलग कर दे उसके मुंह पर फेंक दी कि वो सांस रोके उससे बौखलाकर थाम गई। क्यों?" वो लरसी टांगों से बामुश्किल खड़ी उसे देखती बोली, जो बिल्कुल सीधा लेटकर बड़ी फुर्सत से उसके सरापे को बगैर किसी आंच देते तासुर से देख रहा था कि नूरुलैन खुद में सिमटी लब दांतों तले खींच कर वहां से भागने की तैयारी करने लगी थी। गुंडा लोफर। उसे सिसकी दबाई और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे कदम दरवाजे की समेत उठाए। वो उसकी पूछ पर बिखरे स्याह बालों को देखने लगा था।
किससे पूछकर हील्स पहनी थी? उसे पीछे से आवाज़ आई और उससे अंदाज़ा लगाया वो गुस्से में था। बड़ा शौक है तुम्हें दाऊद की आंखों में आंखें डालकर बात करने का। आओ यहाँ। अब मैंने क्या कर दिया है, बताएं तो सही। उससे घुटी आवाज़ में सिसकी दबाकर पूछा। वो बहुत खौफजदा सी हो रही थी। उसके वजूद से सर लहरें उठने लगीं। हल्क खुश्क होता कांटे चुभने लगे थे। उससे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुहाल हो गया। बार बार वो लबों पर जुबान फेरती अपनी भीगी हथेलियों को उसकी शर्ट पर साफ करती, खामोश उसकी तरफ पुश किए। दरवाजे के पास वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। यहाँ आओ, बताऊं। दोनों हाथ सर के पीछे रखे उससे नरमी से कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अगर ज़रा सी सख्ती ही वो यहीं पड़ी ज़मीन पर मिलती और आज जो उसे सजा देने का दिल कर रहा था उससे मायूस सा हो जाता। नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाकर बाहर भागी। बोनी। वो गुस्से से दौड़ा। नूरुलैन की सांसें खुश्क हो गई थीं। वो सीढ़ियों पर खड़ी ऊपर को देखने लगी, जहाँ रूम से उसे कदमों की आवाज़ आ रही थी। मैं नहीं आऊँगी। उससे शर्ट वहीं फेंक कर किचन का रुख किया। वो अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करने लगी थी कि पीछे ही एकदम दरवाजे के बीच दाँत ने अपना हाथ रख दिया। आह! दाँत! नूरुलैन ने सिसक कर फ़ौरन दरवाजे को छोड़ दिया और आंखें फैलाए उसके हाथ को देखती पीछे होती काउंटर से जा लगी। कहाँ भाग रही थी? वो सर लहजे गुस्से भरी नजरों से उसे देखता हुआ अपने हाथ पर फूंक मारने लगा था। क्या चाहते हैं फिर? होश में आते उसके हाथ को देखती आंखें मसलने लगी थी। बताता हूँ तुम्हें। वो चबाकर बोलता उसकी तरफ बढ़ा। नहीं। नूर आवाज वाख्ता से कुछ ना सोचते पास पड़े सिंक में बर्तन उठाकर उसे मारने लगी। बोनी। दांत बोखला गया जब उसका ग्लास उड़ता हुआ उसके सीने से लगता नीचे ठा के साथ गिरता, कांच के सरों में बिखर गया। ये क्या किया है? वो गुस्से से आपे से बाहर होता झपट कर उस तक पहुंचा और दोनों कलाइयाँ झगड़ा उसकी चीखों को नजरअंदाज करता उससे कंधे पर डाले वहां से निकला। छोड़ो मुझे हैवान, छोड़ो वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। वो उसकी पीठ पर दोनों हाथों के मुक्के बरसाती जी रही थी, जबकि दांत लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसे उसके कमरे में ले जाने की बजाय अपने कमरे में ले आया। उससे जिस अंदाज से उसे अपने जहाज बेड पर फेंका था, नूर की सिसकी निकल गई। यहीं रहना। अगर बाथरूम या कहीं और जाने की कोशिश की तो वहां बहुत बुरे सीन होंगे जिनका तुम तसव्वुर नहीं कर सकती। वो फोन करता उसकी भीगी आंखों में देखता दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे लॉक करते मुड़कर नूर को देखा, जो उसे देखती चेहरा हाथों में छुपाकर सिसक उठी थी। क्या नाटक है? पास आकर वो घुर्राया, उसकी सांसें खुश्क पड़ गई। आपको क्या फर्क पड़ता रहा है? वो उस पर घुर्राई। दाद ने उसकी खूबसूरत भीगी आंखों में खौफ देखते बामुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। फर्क पड़ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। बंद करो ये नाटक। उंगलियों से रिंग निकालता बेल्ट निकालने लगा जिसमें गन लगी हुई थी। उससे आहिस्ता से विग निकाली, लंबे बालों वाली और मूछें उतारता हुआ। बिल्कुल पहले वाला दांत उसके सामने मौजूद था, जबकि नूरुलैन उसके सामने बेड पर पड़ी साकित नजरों से उसकी कारकर्दगी देख रही थी। आता हूँ, खबरदार यहाँ से 1 इंच भी हिली। गुस्से से घूरते हुए वो सर लहजे में कहता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बात के लिए वो नूरुलैन हिलती क्या बेड से। वो तो सुन वजूद के साथ उसकी जोड़ी पुष्ट को देख रही थी। तो क्या एक बार फिर उसका हुलिया सिर्फ धोखा था? और उसका धोखा पहले तो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी ही कहा जाती थी और गम में डूबी रहती कि वो क्या से क्या बन गया। तो क्या वो अपने मिशन पर था और मैं क्या क्या समझती रही? पहले अलीफ अब दाऊद भाई। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? वो बड़बड़ाती फूट फूट कर रोने लगी थी। वो रोती हुई तकिए में मुँह छुपा गई थी और उसका नाजुक सा सरापा हिचकियाँ ले रहा था। कुछ देर बाद वो जब तौलिए से सर पोंछता हुआ रूम में दाखिल हुआ, नसें सीधा उसकी पुष्प पर गईं जो उसकी तरफ थी, जबकि वो करवट के बल लेटी मुंह तकिए में छुपाकर रो रही थी। दांत अंदाजा लगाता हुआ गहरा सांस भरकर सर झटक गया। बस करो, मरा नहीं हूँ अभी जो इस तरह रो रही हो। वो गुस्से से बोलता तौलिया फेंक कर उसके पास आकर लेटा। नूर उसकी मौजूदगी महसूस करती खिसकने लगी थी। फिर दूसरे पल दांत ने उसके बाजू को पकड़कर झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। क्यों मातम मचा रखा है? मर गया हूँ क्या या बेवा हो गई हो? वो चुन चुनकर अल्फाज का तीर चलाता उसका दिल जलाने लगा था। नूर ने घूरते हुए अपनी सुर्ख अंगारा आंखें उठाकर उसकी स्याह आंखों में देखा था। दोनों की नजरें मिली थीं। वो उससे शर्म से फिर गई, जबकि दांत उसकी भीगी बल्कि आंखों की सुर्खी पर महफूज सा रह गया।
उससे करवट उसकी तरफ लेते उसकी नाजुक कमर में बाजू डाला और उसे फौरन खिसकाकर फांस से मिटा दिए। हाथ वो उसके सीने से लगकर सिसकी गई थी जब उसका भारी हाथ उसके भीगी गालों पर घूमा और उसके आंसू मिटाकर वहां झुकते अपने लब रखने लगा। नूर आंखें मीच कर उसकी पूछ पर हाथ टिका गया। जब वो हसार तंग करता उसकी गर्दन पे झुकता बगैर उसकी सुने, बगैर सफाई दिए, उसकी खुशबू उसके लम्स उसके रुई जैसे रेशम वजूद से खुद को सैराब करने लगा था। दाद प्लीज। उसके तंग होते हसार में उसकी सांसें उखड़ने लगी और दाद ने सर उठाते उसकी मीची आंखों को देखा। श्श। वो उससे बेड पर डाले खुद उस पर झुकता उसके लबों पर उंगली रखकर हाँ सरगोशी में बोला। नूर ने बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर उसकी तरफ उठाई। वो पहले ही उसकी आंखों में देख रहा था। जब दोनों की नजरें मिली वो कुछ झुका उसके चेहरे पर। नूर की तरफ फुस बिगड़ने लगा था। पुतल पुतल सांसों के बीच कभी उसके लबों को देखती तो कभी उसकी आंखों को जो उसके नकोश पर घूम रही थी। उससे अपने चेहरे पर उसकी दुखती गर्म सांसें महसूस की तो आहिस्ता से आंखें मूंद ली। जानती थी उससे फरार होना नामुमकिन में से था और जब वो उस पर मेहरबान हो रहा था तो क्यों अपनी खुशियां झोली में न समेटती। वो उसके चेहरे पर झुका उसके गाल से अपने गाल से हिलाने लगा। नूर हलक तर करती बेडशीट को छोड़कर उसके गिर्द बाजू डाले खुद को उसके सपुर्द कर दिया। दाद ने मुस्कुराते उसकी बंद आंखों और बिगड़े तनफ्फुस को देखा। समझदार हो। वो उसके बाल चेहरे से सवार कर उसकी पूरी रुखसार को लबों से छूता उसकी आंखों को चूमने लगा जबकि नूरुल ऐन के हाथ सिरकते उसके बालों में आ गए। खबरदार, अगर तुमने कभी अपने पाँव में इन हील्स को पहना, फिर मुझे तुम्हारे पाँव काटने या उस दुकान को आग लगाते जरा अफसोस नहीं होगा। वो अचानक उसके कान में शीशा पिघलाता हुआ बोला। जहाँ हूर ने समझते खौफ से आंखें फैलाई थीं वहीं दांत ने उसके कान के लो को दांतों में दबाते उसके लबों से सिसकियां से आजाद की। बहुत पसंद है तुम्हें मुझसे भागना, है ना? वो उसकी गर्दन की शहरक पे होंठ रखता उसकी धड़कनें साकित कर गया। मैं ऐसा कब करती हूँ। वो रोने को तैयार होगी जब वो उसके वजूद को अपनी जुनूनियत के हसार में लेता। उसे खुद में भींचने लगा था कि वो सिसकी भरती रह जाती। अच्छा, नहीं याद तुम्हें? उसके जबड़े को मुट्ठी में पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। नूर उतनी भारी होती पलकों के बोझ से आंखें मूंदी पड़ी उसमें सिमटने लगी थी जिसे महसूस करके दांत के अनाबी लबों पर फूली पटकी मुस्कुराहट अपनी छाप दिखाने लगी जिसे वो किस कदर चाह कर भी छुपा नहीं सका। उसके चेहरे को देखते उससे झुककर नरमी से उसके लरस से लबों पर पहुंचा दिया और सर उठाकर उसके नकोश में घुलती सुर्खी को देखा। उंगलियों के पोरों पर उसकी फूली गाल से लाने लगा। क्या समझती हो तुम मुझे? क्या तुम्हें मुझ पर कभी यकीन नहीं आता? वो हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता उसके कानों में सरगोशी से पूछने लगा। मैंने कहा तो है मुझे माफ़ कर दो। नूर साल बाद फिर वो लम्हात याद करके सिसक उठी और मजबूती से उसकी गर्दन में पाँव का आसार डालकर उसकी गर्दन में मुँह छुपाए सिसकने लगी थी। मैं बस आपसे प्यार करती हूँ दाद, ना दाऊद से ना अलिफ से। उन्होंने मुझे हमेशा हर्ट किया है। मैं आपकी हूँ दाद, सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं कैसे भटक गई। उसके गालों पर अब भी ये लबों रखती वो रोती हुई कह रही थी। अलबत्ता उसकी गुस्साया जसारतों पे वो सहमी सी थी। फसूख है लम्हात दोनों के बीच से रखने लगे और वो सांसें रोके उसके तंग मजबूत पनाहों में अपने पोर पोर पर उसके दुखते लम्स शिद्दत भरे जसारत महसूस करती हल्क तर करने लगी। वो उसके कुछ कहने के इंतजार में थी पर उससे कोई उम्मीद रखना बेकार थी। दो तुम्हें अब तड़प की सजा। वो उसके बालों को उंगली में बसाए चेहरा ऊंचा करता उसकी सांसें अपने सांसों से उलझाने लगा। नूर ने आंखें खोलकर उसे देखा। नहीं, वो कहकर लब दांतों में दबा गई। दाद अबरूज खाकर उसके लबों पर नजर डालता हुआ उसकी गर्दन पर लपकता उसकी थोड़ी को चूमकर उसके चेहरे पर झुक गया। बोनी हो, बोनी बनकर हो। मेरे सामने फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, पर काटते मुझे मिनट भी नहीं लगेगा, जिसका अंदाजा तुम्हें हो जाएगा बेबी। उसके लबों को आज़ादी बख्शता उसके कान में सरगोशी करता नूर की गहरे सांसों की आवाज़ पर उसके लबों पर उंगली रखती। स्याह रात के गुजरते सिसकते लम्हात के साथ उसकी जसारतों में शिद्दत आती गई। नूर लैन उसकी शिद्दतों में उसकी मोहब्बत पाकर खुद पर अपने नसीब पर नाज कर रही थी
कि वो जितना भी उससे नफ़रत करना चाहे, जितना दूर रहना चाहे, पर वो हो नहीं पाता था, ना ही कभी उससे नफ़रत कर पाता था, क्योंकि वो तो उसकी मोहब्बत थी, उसकी रग-रग में बसी। हाँ, ये अलग बात थी कि वो हमेशा उसकी कसूरवार रहेगी, उसकी खुशियों को निगलने वाली। पता नहीं ये कैसी मोहब्बत थी, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी, जिसमें वो उसकी कसूरवार भी थी, पर उसके बाद भी वो उस पर तशद्दुद करने की बजाय, उससे नफ़रत करने की बजाय, उसे धुतकार का तलाक देने की बजाय, उसे किसी नाज़ुक गुड़िया की तरह बाहों में समेटकर उसके छोटे से वजूद को अपने चौड़े वसी सीने में छुपाए हुए था, और इस कदर मोहब्बत से, चाहत से उसे छू रहा था, एहतियात से कि जैसे वो नाज़ुक काँच की हो, ज़रा-सा कुछ होने पर उससे टूट जाएगी। वो तो ये सोचकर उससे दूर भाग रही थी कि वो उसके पोर-पोर पर दरिंदगी लुटाएगा, पर वो यूँ भूल गई थी कि वो सिर्फ़ उसका दाँत था, उसका बुज़दिल सा दाँत, जो अपनी मोहब्बत के सामने हथियार डालकर सिसक उठा था। इसमें बुज़दिली उसकी ये नहीं कि वो दरिंदों से डरता था, वो तो उनके लिए शेर था। बुज़दिल तो यहाँ अपनी मोहब्बत के सामने था, जहाँ आकर हमेशा वो घुटने टेक देता था। बोनी, अपनी गर्दन में छुपे उसके चेहरे को देखते, उससे गाल पर अपनी गाल को सहलाते पुकारा। वो शर्म से कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, जिससे महसूस करता दाँत बामुश्किल हंसी छुपाए उसे मज़ीद छेड़ने लगा था। उसका सर उठाकर अचानक से उसकी नाक पर दाँत गाड़ते। ये मोहब्बत भी एक अज़ियत थी। उसे तो सिर्फ मालूम था कि कोई कहर ज़मान के साथ मिला हुआ है। उसे लगा था कोई उनकी टीम में उनसे मिला हुआ है, पर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बोनी ही उनसे मिली हुई है। वो उससे ज़्यादा अंधा इत्मीनान करता था उस पर। वो सोचता था कि अगर कहीं तकलीफ़ हुई या ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो उलझी लड़खड़ाई, तो सबसे पहला हाथ ही उसका थामेगी। पर वो कैसे भूल गया कि उसकी बोनी बेवकूफ़ के साथ माशाल्लाह से मासूम थी, और उसकी मासूमियत नादानी उसकी खुशियाँ नोच गई। उस दिन जब उसके मुँह से जानकर वो टूट कर वहाँ से निकला था और कहीं दूर जाना चाहता था, पर उसे सड़क पर पागलों वाली हालत में देखकर उसका दिल सीने से बाहर को आ रहा था। वो अपना गम तो भूल गया, उसे सिर्फ सामने अपनी बोनी की सच्चाई और आंसू दिख रहे थे। वो जानता था कि अंधा एतमाद धोखा है, तारीख खाई है, पर वो बार बार उस खाई में गिरना चाहता था। वो बिल्कुल उसकी मोहब्बत में पागल होना चाहता था, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास लौट आया। ये अलग बात थी, उसके माँ बाप का गम उसे कुछ बोलने नहीं देता था उससे, और उसे डर था अगर वो कुछ बोलेगा, ऐसा ना हो उसकी बोनी हर्ट हो उससे, क्योंकि जैसे वो यतीम था, वैसे ही तो उसकी बोनी भी अकेली थी। फिर कैसे अपना दर्द महसूस करता और उसे तन्हा छोड़ देता, कैसे तकलीफ़ देता, पर अनजान बनकर, सर्द बनकर, पत्थर बनकर भी उसे तकलीफ़ देने लगा था। उसे लगा था शायद वो उसे नहीं चाहती, इसीलिए ही उसने पूरा साल उसके हवाले कर दिया कि एक दिन ज़रूर आएगा जब वो खुद उससे अलहदगी की डिमांड करेगी। पर वो दिन कभी नहीं आया, और आता भी तो शायद साथ अलिफ अलवी को भी ले जाता, क्योंकि वो नहीं तसव्वुर कर सकता था अपनी बोनी के बगैर जीना। उसकी माँ की आखिरी बात याद थी उसे कि कभी उसे अकेला मत करना, वो बहुत मासूम है, और शायद उससे अकेला किया था तभी वो हैवान उसे झपट गए थे। उसे नहीं लगता था कि कहीं भी उसकी बोनी की गलती थी, क्योंकि गलती सारी दाद अलवी की थी, जिससे इतना तोड़ दिया था अपनी बोनी को, जो दूसरे पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गई। वो जानता था वो दाऊद भाई की हुलिये से डरती है, उसे नहीं पता था कि वो दाऊद भाई नकली है, बल्कि वो सच समझकर फिर से उससे खौफज़दा होने लगी थी, और उसका खौफ देखकर दाद समझ गया था कि वो कभी नहीं सुधरेगी। एक जज्बाती बेवकूफ़ सी बोनी थी, और वही रहेगी, और उस बोनी को आई थी बड़ी हील पहनकर बदलने। वो अपने मिशन कतर के शहजादे के साथ मिले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने में मसरूफ़ था, और कभी उस दौरान उस पर तवज्जो नहीं दी, तो वो खुद को ही बदलने लगी थी। दाद ने सोचकर सीने पर सरक के सोई नूरुलैन को देखा। मुझे छोटे छोटे बोने बोनी चाहिए। उससे अपने हाथ में मौजूद उसकी उंगलियों को लबों से लगाते सरगोशी की। नूर ने पट से आंखें खोलकर उस जुमले का पस मंज़र समझना चाहा, और वो समझकर कान की लो तक सुर्ख पड़ती उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। क्या हो गया? दाद अचानक उसके हमले से घबराने की एक्टिंग करता, उसकी दोनों कलाइयाँ जकड़कर उसे बेड पर डालता, कहका लगा उठा। अब तुम बचो मुझसे ब्यूटी। वह हंस करके ब्यूटी पर जोर देता बोला, नूर की
शक्ल रोने जैसी हो गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी धोखेबाज इंसान। वो उड़ाई और झटके से कलाइयाँ छुड़वाकर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़े खींचने लगी थी। दांत कहका लगाकर उसके लबों को देखता एकदम से उसे होश दिखाने लगा थे। चेहरे पर झुक गया। दांत की जहरीली बोनी। वो मध्यम से सरगोशी करता उसके रोने के ये पहले लब पर मुस्कुराहट बिखेर गया। खाना तैयार है अलसिम्मी जी। वो किचन में आता ब्रीफकेस वहीं रखकर कोट उसके शानों पर डालते बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया कि उसकी सांसें सिम्मी गर्दन पर महसूस करती आगे खिसक गई। पका रही हूँ, तुम जाओ चेंज करके आओ। वो सटपटाकर बोली और दूसरी तरफ से खिसक कर वहां से निकलने लगी। क्या हो गया अलसिम्मी जी, ऐसे क्यों कर रही हैं? वो उसके एहसास जानकर भी अनजान बनता हुआ बोला। सिमी ने घूर कर उसे देखा। जो उससे गले बढ़ता उससे अपना आदी बना गया था और अब जब वो अपनी फीलिंग्स पर शर्मिंदा सी उससे छुप रही थी तो वही ये उसे छेड़कर पता नहीं क्या इरादे रखता था। क्या हुआ है मुझे बताओ मुझे। वो नसें चुराती हुई रैक से प्लेटें निकालने लगी थी। ठहरे, मैं निकाल देता हूँ। वो एक हाथ उससे गिर्द घुमाने के अंदाज में काउंटर पर रखता दूसरा बुलंद करते उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते रैक से प्लेट निकाली। इस दौरान सिम्मी ने सख्ती से आंखें मीची थीं बल्कि उसकी दुखती सांस से अपनी गर्दन पर पाकर उसके वजूद में सर लहरें उठ रही थीं और वो लरस से हाथ को नीचे करती दोनों को बेबसी से आपस में उलझाकर पीछे खड़े आरिफ से सच में तंग थी। कोई शैतान किस्म के दिमाग का इंसान था, हर वक्त मौका हासिल करता रहता था। और अब तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। वो मध्यम सा मुस्कुराती मुड़ी और सांसें रोके उसकी हमेशा की तरह शरारत से मुस्कुराती शायद आंखों से नसें चुराए प्लेट उसके हाथ से छीनकर वहां से हटी। तभी अचानक से आरिफ की उंगलियों ने उसकी कमर को छुआ था, बल्कि जानबूझकर छुआ था कि उसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खी इस कदर फैली कि उसकी पलकें लरस गईं और वो गुस्सा करना चाहती थी पर इस उम्र में उसे रोना आ रहा था। कितना चालाक लड़का था। तुम जा रहे हो या मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। वो उसे पीछे धक्का देती नाराजगी दिखाने लगी और वो ढीठ बनकर हंसा। उसके देखने पर आंखें दिपा गया। तुम एक निहायत ही। अल रोमांटिक बंदा हूँ। आप सिर्फ मौका तो दें सिम्मी जी, रात को अल सूरज का दीदार करवा कर आएंगे। वो कहकर लगाकर छेड़ता हुआ बोला। सिमी आंखें फैलाकर उसके बदले बदले अंदाज को देखने लगी। सॉरी नहीं कहूँगा, ऐसे देखकर मेरी नीयत खराब ना करें। एकदम आगे बढ़ते झुककर उसके रुखसार पर लब रखे और उसकी साकित आंखों में देखते लामी पलकों पर फूंक मारी। खुशबू बहुत मदहोश कुन है खाने की। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो उसके पीछे से खाने को देखते उससे करीब होकर गहरा सांस लेते सर से सर टकराकर होश की दुनिया में पटकता हुआ सीढ़ी की धुन पर वहां से निकला। अल्लाह जी। वो सदमे में अपने गाल पर हाथ रखती उसकी सांस से खुद पर महसूस करती उसकी पुष्ट को देख रही थी। मैं तुम्हारी टांगे तड़वा दूंगी, दिमाग से नहीं अकल से आ रही इंसान। प्लेट काउंटर पर पटक कर वो फिर उसकी पुष्ट को देखने लगी। ये बात अलग थी कि वो आज ज़रूरत से ज़्यादा खुश लग रहा था, वरना ऐसी गुस्साखी उससे कभी नहीं की थी, ना ही इतना बदला हुआ अंदाज था। काफ़ी एहतराम इज्जत से कटा था उसका ये साल, पर अचानक आज उसकी पहले वाली भटकी रूह शायद उसमें वापस आ गई थी और सिमी को अदरे की घंटियाँ सुनाई देने लगी थी। आ जाएं, अगर सो गई हैं वहीं तो मैं अपना अलतकिया लेकर आऊँ। चेयर खिसकाकर बैठा हुआ वो बोला। सिमी बौखलाकर ट्रे उठाए डाइनिंग टेबल पर आई कि कहीं सच में वो उसके पास ही ना आ जाए। ओहो यार, रह लेती 2 मिनट वहीं। वो बदमजा होकर बोला। तुम्हें क्या हुआ है। वो गुस्से से बोली। एक तो इतने लेट आए हैं घर, ऊपर से ऐसी बातें करे हैं, दिमाग खराब हो गया है। गुस्सा होती बोली। ओहो, तुम इसी जारिब नाराज है। मीन्स बीवी वाली नाराजगी। वो निवाला मुंह में रखता हुआ सर हिला गया। सिमी ने अफसोस से उसे देखा। गिर तो नहीं गया। वो चबाकर बोली। क्या? आरिफ चौंका और अबरू उठाकर आगे सुकेड़ते पूछा। तुम्हारा दिमाग। वो भड़क कर बोली, जिस पर आरिफ का जोरदार कहका गूंज उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाह मेरा मासूम शरीफुल दिमाग अपनी जगह है। ख्याल रखे आपका दिल आपसे गद्दारी ना कर गया हो। वो हंसता हुआ बोलता सटपटाने फुकलाने पर मजबूर कर गया।